हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 के 2024 पेपर में हैं एंड दिस इज क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 1 में हमने 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 7 से कंटिन्यू करेंगे। एक नज़र देखें जरा कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेक्शन बी में स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 7, 8, 9, 10। उसमें से कोई 3 करना होगा, लेकिन हम लोग अभी क्लास में सारा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए में देखना, और 3 इंटू 10 30 मार्क्स का है ये, मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में 10 मार्क्स का है। 7 के ए में दे रखा है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस शो दैट द थ्री वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेट्स x एंड yz। ये x को अलग और yz को अलग करने का मतलब है कि x जो है ना वो डिपेंडेंट है, y और z को इंडिपेंडेंट लिया गया है। दैट मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z। यहाँ पर लिखा है z एंड एक्स वाई, का मतलब है कि x और y इंडिपेंडेंट है और z इज फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ वन एक्सोजिनस एंड टू एंडोजिनस। साफ साफ क्लियर भी कर दिया कि पहले एक्सोजिनस है, फिर बाद में दो वन एक्सोजिनस एंड टू एंडोजिनस वेरिएबल्स इन अ नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। ये नेबरहुड का पॉइंट भी दे रखा है कि किस पॉइंट के आसपास में हम लोगों को कंसीडर करना है। सो दैट द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम इज एप्लीकेबल if the exogenous variable increases by this, estimate the change in each of the endogenous variable for either case। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें आपको दे क्या रखा है, सबसे पहली बात कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड। जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं ना, उन दोनों को हम लोग फंक्शन मान रहे हैं, इसको और इसको। पहले वाले को एफ का नाम देंगे, दूसरे वाले को जी का नाम देंगे। तो एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड -5। इसको ना इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ला करके छोड़ते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वैसे ही जी एक्स वाई जेड भी हो जाएगा 3x² y z -12 इज इक्वल टू 0। अब एक आपने थ्योरम जब मैंने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि जैकोबियन नाम का एक टर्म होता है। जैकोबियन निकालते हैं हम लोग। जैकोबियन डिटर्मिनांट इज नॉट सिंगुलर then IFT is applicable in the neighborhood of that point। तो नॉट सिंगुलर का मतलब वो जीरो नहीं होगा। जैकोबियन डिटर्मिनेंट इज नॉट सिंगुलर एट x नॉट y नॉट। देन इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम IFT अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। वैसे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी होता है IVT, लेकिन आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे IFT, आप पूरा लिखोगे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। अभी हम लोग काम चला लेते हैं IFT लिख करके। इज वैलिड इन नेबरहुड को भी शॉर्ट फॉर्म दे दिया NBD, नेबरहुड ऑफ x नॉट y नॉट। इसको आप ऊपर बना लो, ये कोई खास पॉइंट है, नेबरहुड वाला पॉइंट है, इसलिए इसको ऊपर में दे दिया नॉट। तो अब इसका जैकोबियन निकालना पड़ेगा। जैकोबियन क्या होता है बच्चे, आपको पता है कि फंक्शन जो है वो कितने वेरिएबल का है। अभी हम लोग y और z के टर्म्स में देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पर y और z, इसमें y और z लिया हुआ है यहाँ पर पहले वाले में। तो y और z के टर्म्स में जैकोबियन लेंगे, दूसरे सेकंड टाइम में x और y के टर्म्स में लेंगे। तो जब जैकोबियन ऑफ y एंड z जब हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसे लिखेंगे y z का जैकोबियन, थोड़ा सा ऐसे, y z का जैकोबियन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेल f बाई डेल y डेल f बाई डेल z, फिर आ जाएगा डेल g बाई डेल y डेल g बाई डेल z। अब देखो ना, इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो खाली 2 आएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x² z आएगा, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x² y आएगा। अब इसको चेक करना है नेबरहुड वाले पॉइंट पे, तो एट x नॉट y नॉट इज, मतलब z नॉट भी लगा दो, z नॉट इज इक्वल टू, पॉइंट है हमारा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, पॉइंट 2 1 1 पे,
तो जैकोबियन इन टर्म्स ऑफ y एंड z इज इक्वल टू 1, इसमें x y z की वैल्यू डाल देनी है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1, so that is equal to 2, 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, minus 12 is equal to 12, which is not equal to 0. पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, not equal to 0. So IFT is applicable. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बात यहाँ याद रखे कि x is considered as exogenous, x as exogenous। अब उसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला भी केस कर लेंगे। j इन टर्म्स ऑफ किसका निकालना है, x और y के टर्म्स में, x और y, तो फिर वहां पे z इज एक्सोजिनस, तो x और y के टर्म्स में जब निकालेंगे तो पहले को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2, तो 1 2, फिर दूसरे वाले को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 3yz 6xyz, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x²z। अब फिर एट पॉइंट निकालना है 1 2 1 1 नेबरहुड, तो जैकोबियन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 6 2 1 1, और इधर आ जाएगा 3 2 का स्क्वायर और z का वैल्यू 1। दिस इज 1 2 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 माइनस दिस माइनस 12, जो कि 0 नहीं आ रहा है। तो अगेन इस केस में भी अगर हम z को एक्सोजिनस करते हैं, z को एक्सोजिनस मानते हैं, उस केस में भी IFT इज एप्लीकेबल, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी था कि अगर हमारा एक्सोजिनस वेरिएबल इंक्रीजेस बाय 0.25, अगर एक्सोजिनस वेरिएबल इंक्रीजेस बाय 0.25, एस्टिमेट द चेंज इन ईच ऑफ द एंडोजिनस वेरिएबल फॉर ईदर केस। ठीक है, तो अभी हम लोग केस 1 लेते हैं। इफ एक्सोजिनस वेरिएबल इंक्रीजेस, ये चैप्टर 16 में मिलेगा आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम वहाँ पे पढ़ाया गया 0.25, और इसमें हम लोगों ने लेट z बी एक्सोजिनस, लेट z बी एक्सोजिनस, दैट इज डेल z इज इक्वल टू 0.25 मान लिया हम लोगों ने। और नेबरहुड किसका निकाल रहे हैं, पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, 2 1 1। तो केस 1 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यही था ना। पहला था x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, दूसरा था 3x² y z इज इक्वल टू 12, 3x² y z इज इक्वल टू 12। अब इस पे वो रूल ऑफ डिफरेंशियल लगाओगे, डिफरेंशियल लगाओगे तो ये बन जाएगा डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा y प्लस डेल z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाता है। ठीक है, और डेल जेड की वैल्यू अगर हम लोगों ने 0.25 डाल दी तो हमारे पास इक्वेशन आ गया डेल एक्स प्लस 2 डेल वाई इक्वल टू माइनस 0.25। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही यहाँ पे भी डेल लगाएंगे, डेल लगाने से पहले ज़्यादा अच्छा है कि इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, ln3 प्लस 2 ln x प्लस ln y प्लस ln z इज इक्वल टू ln 12। अब इस पे डिफरेंशियल लगाएंगे तो ln 3 का हो गया 0, 2 ln x का हो गया डेल x बाई एक्स प्लस डेल y बाई वाई। नेक्स्ट हो जाएगा लॉग की वजह से डेल z बाई जेड इज इक्वल टू, इसका तो डेल 0 हो गया। होता क्या है कि जब ln x है ना तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स आता है और फिर ऊपर में आता है dx, इसी तरीके की बात हो रही है। अब यहाँ भी डेल जेड की जगह पे आपको 0.25 डाल देना है,
और एक्स वाई जेड की इनिशियल वैल्यू डालनी है। एक्स वाई जेड जो आ रहा है ना, वो नेबरहुड जिस पॉइंट में निकालना है उसी की वैल्यू डालनी है। तो 2 डेल्टा एक्स बाई 2 प्लस डेल्टा वाई बाई 1 प्लस डेल जेड इज 0.25 बाई 1 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 0.25। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 1 में से 2 को माइनस कर दो। डेल्टा एक्स कैंसिल, 2 डेल्टा वाई में से डेल्टा वाई गया तो डेल्टा वाई बच गया इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, वो भी आ गया माइनस 0.25। सो दोनों में चेंज निकालना था ना, कीपिंग जेड एज एक्सोजिनस। सो डेल्टा एक्स मतलब x decreases by 0.25 but y remains same। अब इसी का केस 2 आपको खुद से करना है। केस 2 में बस फर्क पता है क्या पड़ जाएगा। अभी हमने एक्सोजिनस वेरिएबल z को माना था, दूसरे केस में एक्सोजिनस वेरिएबल x को मानेंगे। तो लेट x बी एक्सोजिनस, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.25। तब हमें निकालना है डेल्टा y और डेल्टा z। बिल्कुल सेम तरीके से केस 1 जैसा आप निकाल सकते हो। डू इट योर सेल्फ। ये हो गया हमारा। अब है इसका बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट। An insect is crawling on a hot surface, the temperature of which at point x units to the right lower left corner and y units up from the lower left corner। लोअर लेफ्ट कॉर्नर से राइट में हम x जाते हैं और ऊपर जाते हैं y। तो उस पोजीशन पे टेम्परेचर जो है हॉट सरफेस पे, उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। इफ द इंसेक्ट इज एट द पॉइंट 2, 1 इन व्हाट डायरेक्शन शुड इट मूव टू कूल ऑफ फास्टेस्ट। हो गया ना। मैक्सिमल इंक्रीज या मैक्सिमल डिक्रीज निकालना, हाउ फास्ट विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन दिस डायरेक्शन। तो रेट भी निकालना है और मैक्सिमल इंक्रीज का, यानी ग्रेडियंट वाली बात आ गई। ग्रेडियंट भी निकालना है, ग्रेडियंट का जो यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्शन होगा, ठीक है। और फिर जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, रेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी आप समझ गए हो। मान लो अगर ये कोई सरफेस है, टॉप लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं x, ऊपर जा रहे हैं y, यानी दिस पॉइंट इज x एंड y। तो इस पे txy का फंक्शन दे रखा है कितना, 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y³ और पॉइंट है 2, 1 पॉइंट के आसपास। तो मैक्सिमल डिक्रीज इन टेम्परेचर किसमें होगा, इन द ग्रेडियंट डायरेक्शन, इन द ग्रेडियंट डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। तो ऑपोजिट, तो ग्रेडियंट तो पहले निकालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट जब निकालेंगे तो ग्रेडियंट ऐसे उल्टा टी एक्स वाई से होता है, जो कि एक वेक्टर होता है जिसमें हम लोग टी एक्स डैश और टी वाई डैश डालेंगे। टी एक्स डैश डालेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, -2x। टी वाई डैश डालेंगे तो -9y²। अब एट 2, 1 ग्रेडियंट क्या होगा, डेल टी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो -4, 1 डालेंगे तो -9, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन अब निकालना है, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नेगेटिव होगा, इसका याद रखना, ग्रेडियंट के ऑपोजिट, क्योंकि ग्रेडियंट जो है वो मैक्सिमल इंक्रीज का होता है ग्रेडियंट, और मिनिमल इंक्रीज का होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट। इसलिए डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू माइनस दिस, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 9।
और डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। जब भी सिर्फ डायरेक्शन पूछे तो यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और खाली जो बचेगा वो डायरेक्शन बचेगा। तो ये हो जाएगा 4/√4² प्लस 9² 9/√4² प्लस 9²। ये कितना हो गया? 4/97, 9/97। अब रेट पूछा है, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई ना, दिस इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन खाली बता रहा है। अब रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप, रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप। तो रेट हो जाएगा ग्रेडियंट इनटू वेक्टर। जो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है उसको उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी डायरेक्शन में रेट निकल जाएगा। यानी -4 - 9 इंटू बच्चे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखना है ना। यूनिट मैग्नीट्यूड कितना आया था? मैग्नीट्यूड आया था √97। तो ग्रेडियंट का जो है रेट जो है ना वो मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, तो फिर v से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो ग्रेडियंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और डिक्रीज है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा -√4² प्लस 9² इज इक्वल टू -√97। रेट निकालना हो तो ग्रेडियंट हो गया, डायरेक्शन निकालना हो तो उसका यूनिट वेक्टर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Let A be this one and B1, B2, B3 is the equation Ax is equal to B consistent for all possible values of B1, B2 and B3। ये हमें बताना है। तो देखो बच्चे, पॉसिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए पहले हम लोगों को मान करके आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर देखेंगे कि सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। तो A इज इक्वल टू है 1 - 4 - 3 3 2 2 4 - 6 - 7 और B में है B1, B2, B3। तो अब हम लोग करेंगे AX इज इक्वल टू B। तो 1 - 4 - 3 3 2 2 4 - 6 - 7 X आ गया X1, X2, X3, B आ गया B1, B2, B3 आ गया X1 प्लस, अच्छा सीधा इसका ऑगमेंटेड ही बना देते, इतना इक्वेशन क्या लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ये आ गया 1 - 4 - 3 3 2 2 4 - 6 - 7 B1, B2, B3। अब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि डायगोनल के नीचे इन तीनों को क्या करें, हम लोग जीरो करें, इन तीनों को जीरो करें। तो ध्यान से देखो, तीनों को जीरो करेंगे तो पहले डालेंगे R2 में जाएगा R2 प्लस 4R1 -4 और +4 0 हो जाएगा। R3 में जाएगा R3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो ये आ गया 1 3 4 B1 -4 +4 0 R2 यानी कि 2 और प्लस 12 यानी कि 14, फिर -6 इंटू 2 कितना हो गया -12 और प्लस 4R1 16 माइनस, ये हो जाएगा हमारा R2 हो गया -6 और 4 4 जा 16, तो 16 में से -6 गया तो बचा 10 और ये हो जाएगा B2 प्लस 4B1। R3 में डाल रहे हैं R3 प्लस 3R1 तो 0, 2 प्लस 9 11 -7 प्लस 12 तो 5 B3 प्लस 3B1। अब इसको 0 बनाना है तो सिंपल सी बात है, R3 में डाल देंगे 14 टाइम्स R3 -11 टाइम्स R2। पहले वाले रो में तो कोई चेंज नहीं, सेकेंड वाले रो में भी कोई चेंज नहीं, थर्ड वाले रो में क्या हो जाएगा 0, और ये तो 0 बनाया ही गया है। 14 5 जस्ट 70 और -110 तो -40 आ गया, और इधर आ गया 14 R3 यानी कि 14 B3 प्लस 14 3 जा 42 B1
-11b2 -44b1 सॉल्व होकर के कितना आ गया 14b3 और प्लस में कितना आ गया b2 कितना आ गया -11b2 और b1 कितना आ गया -b1 तो ये आ गया 14b3 -2b1 -11b2 अब तो ये बन गया 0 0 0 वापस इक्वेशन लिख दोगे तो x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू b1 14x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू b2 प्लस 4b1 then minus 40x3 is equal to 14b3 minus 2b1 minus 11b2 तो यहाँ से सबसे पहले आपका x3 निकलेगा और ये ज़ीरो नहीं आया बच्चे और ये तो कुछ भी आएगा x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14b3 माइनस 2b1 माइनस 11b2 बाई -40 तो ये चाहे न्यूमरेटर ज़ीरो ही क्यों ना आ जाए तो भी तो यूनिक वैल्यू आएगी तो it has solution तो it is always consistent yes always consistent for any value of b1 b2 and b3 यही पूछा था ना क्वेश्चन में शायद कि क्या ये सेट ऑफ फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b1 b2 b3 तो यस ये होगा कंसिस्टेंट नेक्स्ट है 9 पे पहुंच बी कहाँ है 8 का बी है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी lower triangular if all the elements of the above main diagonal are 0 for any 3 by 3 lower triangular matrix find out a necessary condition under which it is invertible show that the inverse is also lower triangular मतलब एक lower triangular उठाना है और उसका inverse निकाल करके शो कर देना है कि वो भी lower triangular ही होगा और ये भी हमें शो करना है कि find a necessary condition under which it is invertible कब होगा ये भी बताना है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 9 है या 8 है 8 का बी है लेट एल मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जिसका अपर का सारा क्या है 0 है साफ साफ समझाया हुआ था पढ़ा नहीं आपने ध्यान से पढ़ो इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0 समझ में आ गई बात अब इसके इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए फॉर इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 that is a into cf 0 0 must not be equal to 0 that means a cf must not be equal to 0 तो तीनों में से तीनों के तीनों नॉन जीरो होने चाहिए ठीक है तो तीनों के तीनों नॉन जीरो होने चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0 c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f इज नॉट इक्वल टू 0 तब तो इसका इन्वर्स होगा उसके बाद से है इसका इन्वर्स निकाल करके आपको शो भी करना है डिटर्मिनेंट निकाल लिया अब वही सारा था कोफैक्टर एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एल आपको पता है ना प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये पोजीशन अरेंज कर लिए अब इसके लिए हो जाएगा सी एफ माइनस ई ज़ीरो तो सी एफ इसके लिए हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस तो बी एफ 0 के लिए हो जाएगा बी ई बी के लिए हो जाएगा 0 बी के लिए कैसे 0 होगा क्योंकि ये इंटू ये और माइनस ये इंटू ये तो ये 0 सी के लिए ए इंटू एफ माइनस डी 0 तो ए एफ इस 0 के लिए ये रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम गया तो ए ई माइनस 0 तो ए ई फिर डी के लिए क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 तो यहाँ पे लिख दो 0 ई के लिए क्या हो जाएगा ए 0 माइनस बी 0 तो 0 फिर एफ के लिए क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी 0 तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी वो फैक्टर आ गया अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे एडजॉइंट एल इज इक्वल टू ट्रांसपोज कर देंगे इसका तो फर्स्ट रो जो था सी एफ माइनस बी एफ बी ई ये नीचे आ गया 0 ए एफ माइनस ए ई नीचे आ गया 0 0 ए सी इधर आ गया और एल इन्वर्स निकालोगे तो एडजॉइंट एल बाय डिटर्मिनेंट एल
डिटर्मिनेंट में है ए ई एफ, शायद यही था ना, ए सी एफ था, सॉरी, ए सी एफ, सी एफ 0 0 माइनस बी एफ ए एफ 0, बी ई माइनस ए सी, ए सी एफ से करेंगे तो बचेगा क्या, सी एफ कैंसिल 1/a 0 0, माइनस बी एफ से करेंगे तो एफ कैंसिल माइनस बी बाई ए एफ कैंसिल 1/c 0, बी ई कुछ नहीं कैंसिल, बी ई बाई ए सी एफ, ए और ई कैंसिल तो माइनस ई बाई सी एफ, ए सी कैंसिल तो 1/f, विच इज ऑल्सो लोअर, इज ऑल्सो लोअर ट्रायंगुलर। शो भी कर दिया और निकाल भी दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Determine whether the function is quasi-concave for the reason this, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट, एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका अपर लेवल सेट आपको पता है ना, अपर लेवल सेट में पी ए क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे एक्स वाई के पेयर सच दैट एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी या ए, ये कहलाएगा अपर लेवल सेट। अपर लेवल सेट अगर हमारा इज कॉन्वेक्स देन फंक्शन इज क्वाज़ाई कॉन्केव। तो देखते हैं जरा, तो अपर लेवल सेट इसका मतलब y e टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू a e टू द पावर माइनस एक्स। सिंस a इज constant, so for simplicity we can assume it to be 1. For simplicity assume, ये सब क्लास में करवा रखे हैं, a इज इक्वल टू 1, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये तो प्लस हो गया ना, ऊपर गया तो e टू द पावर x। अब आपको e टू द पावर x का याद है ना, ये y ग्रेटर देन है, इसके ऊपर की बात हो रही है। अब इस सेट में आप कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो ज्वाइन करने वाला लाइन क्या उसी सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो द अपर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स, अपर लेवल सेट इज कॉन्वेक्स। आप इसको लिख देना, क्यों एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, इफ वी जॉइन एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड द सेट द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स आल्सो लाइज इनसाइड द सेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स। इतना लंबा सेंटेंस हम नहीं लिख रहे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो इट इज क्वाज़ाई कॉनकेव, तो इट इज क्वाज़ाई कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट है 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 9 के बी में है, a company produces 2 goods, butter and jelly, and sells them at prices 2 per kg and butter for 3 per kg। दोनों का प्राइस दिया हुआ है 2 और 3 रुपए, बहुत बढ़िया, 2 और 3 रुपए, 2 फॉर बटर एंड 3 फॉर जेली, एंड कॉस्ट फंक्शन ये भी दिया हुआ है, हाउ मच बटर एंड जेली शुड बी द कंपनी प्रोड्यूस टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो दिया क्या क्या हुआ है, बटर पर केजी प्राइस दिया हुआ है ₹2, और इधर जेली पर केजी दिया हुआ है 3, और कॉस्ट फंक्शन है हमारा सी एक्स वाई इज इक्वल टू x² प्लस 3xy प्लस y²। अब बताओ कि कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और ये रहा प्राइस, तो रेवेन्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो निकाल सकते हैं। सो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी 2x प्लस 3y माइनस x² माइनस 3xy माइनस y²।
अब मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो पाई एक्स डैश 0, पाई वाई डैश 0। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 माइनस 2x माइनस 3y आ गया 0। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। पाई वाई डैश करेंगे तो 3 माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6, और इसको 2 से करेंगे तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, माइनस साइन के साथ 6 कैंसिल, 6x कैंसिल, 5y इज इक्वल टू 0। तो y भी 0 हो गया। अब y 0 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो y 0 है तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 1 0, एक ही पॉइंट निकल करके आया। अब इस पॉइंट पे चेक करना है तो पाई एक्स एक्स डबल डैश चाहिए होगा, जिसको कि हम लोग a के नाम से जानते हैं। तो पाई एक्स डैश तो ये रहा, डबल करेंगे तो 2 खाली -2 बच जाएगा, 2 बार करेंगे तो -2 बच जाएगा। b क्या हो जाएगा, पाई एक्स वाई डबल डैश। तो पाई एक्स तो ये रहा, जब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3 बच जाएगा। c इज इक्वल टू पाई वाई वाई डबल डैश, वाई वाई डबल डैश y के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो -2 बच जाएगा। अब a भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव, और ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं तो -2, 2 -2 माइनस -3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5। ये तो बच्चे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने पे तो ये डॉटफुल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग कुछ बुक्स में, या अगर आप दिमाग लगाएं तो उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालो। तो ये क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया होगा ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव तक बंदा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम करने में उनसे गलती हो गई। तो अगर हम सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं तो जो भी एक्स और वाई आता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 देगा, एंड वी नो दैट इट हैज़ मैक्सिमम प्रॉफिट, तब तो वही पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा ना, और तो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, तब तो आप दावे के साथ लिख सकते हो कि भाई ये नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव पे डॉटफुल होता है, तो हमें नहीं पता। लेकिन since maximum exists, so it will occur, there is only one point, unique point, so it is the point of maxima, आप ये भी लिख सकते हैं, point of maxima। समझ में आई बात? हाँ जी। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। ये था 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट ये रहा। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। Determine values of constant a, b, c such that f has a local minimum at point, this is the point of local minima, जिसमें x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 1/3 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज -1/9। दोनों चीज दे रखा है, पॉइंट भी और वैल्यू भी, पॉइंट भी और वैल्यू भी। फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस सी। अब इसका क्या करना है, एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 0 करना है, तो यह आ जाएगा 2axy प्लस बी वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये होना चाहिए कहाँ पर, जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है 2/3 और 1/3 है ना, या माइनस प्लस में है 1/3। तो ये आ जाएगा एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 2/3 डालेंगे तो 2a 2/3 to 1/3 प्लस b 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा 4/9a प्लस b/3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, जिससे एक इक्वेशन मिलेगा 4a प्लस
3 3 जा 3b plus 2 is equal to 0. This is equation number 1. 4a plus 3b plus 2 is equal to 0. अब हम लोग fy डैश करेंगे. fy डैश इज इक्वल टू 0. पहले fy डैश तो निकाले ना, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ax स्क्वायर, दूसरे को करेंगे तो bx, और तीसरे को करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 4xy इज इक्वल टू 0. अब एट 2/3 1/3, तो a 2/3 का स्क्वायर प्लस b 2/3 प्लस 4 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 4/9a प्लस 2b/3 प्लस 4 2 जा 8/9 इज इक्वल टू 0. This is 4a plus 3 3 जा 9 3 2 जा 6b plus 8 इक्वल टू 0. इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, अभी मत इसको फाइनल करो. ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस किए तो 4 इज इक्वल टू 0. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. अब 2 - 1 करेंगे. 2 - 1 इज इक्वल टू 0. 2a प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब ऊपर में डालेंगे तो 4a प्लस 3b प्लस 2. 4a प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब माइनस 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 तो 3b कैंसिल. 2a माइनस 4a कितना आ गया? -2a. 4 - 2 इज 2, तो उधर जाएगा तो -2, तो a इज इक्वल टू 1. और जब a इज इक्वल टू 1 आ गया तो 2 प्लस 3b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3b इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -5/3. एक मिनट. 2 प्लस, अच्छा 4 2 6 होता है ना, -6, तो ये आ गया -2. तो b की वैल्यू आ गई -2 और a की वैल्यू 1. अब c की निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो है -1/9. तो जो सबसे पहला फंक्शन जो हमें दिया हुआ था इसमें पुट कर देनी है अब सबकी वैल्यू. तो fxy इज इक्वल टू -1/9 किस पॉइंट पे? एट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -2. इसको जैसे हम लोग पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 और x और y की वैल्यू क्या है वो तो हमें दिया ही हुआ है ना. x इज इक्वल टू 2/3, y इज इक्वल टू 1/3. इन सबको पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 2/3 का स्क्वायर 1/3 -2 2/3 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू -1/9. तो यहाँ से c निकल आएगा -11/27. इस तरीके से a b c तीनों आ गई हमारे पास. अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में क्या है जरा एक नज़र देख लें. With the values of a, b, c found in part A, find the maximum and minimum values of f over the set this one. मतलब इस बार सेट दे रखा है, इस बार सेट दे रखा है, और सेट क्या है? x y such that x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और 2x plus y greater than equal to 4. तो जरा सेट को ध्यान दो ना. 2x plus y greater than equal to 4, तो ये आ जाएगा. अगर हम इसका स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो x और y, x 0 y 0, x 0 तो y की वैल्यू 4 और y 0 तो x की वैल्यू 2. यानी कुछ ऐसा सिचुएशन इसमें बन रहा है 1 2 3 4 1 2. इधर मिल रहा है 2 0, इधर मिल रहा है 0 4. ये बन गया हमारा लाइन. और अब इसमें जरा ओरिजिन डाल करके देखो तो 0 + 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? नहीं है.
नहीं है ना, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे हम, इधर को जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और x तो पॉजिटिव और y पॉजिटिव है ही हमारा। तो ये बन गया हमारा रीजन। और अनबाउंडेड रीजन में आपको पता है कि हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, मिनिमम। वी कांट फाइंड मैक्सिमम, वी कांट फाइंड मैक्सिमम as it is unbounded solution, as it is unbounded, and minimum value may occur at, हमारे पास कितने पॉइंट है, तो एक ये है 2 0, एक ये है 4 0, और एक जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था वो क्या आया था बताओ, 2/3 और 1/3। तो ये तीनों ही कैंडिडेट है, अकर एट 4 0, नहीं 0 4, 0 4, 0 4, 2 0, 2/3, 1/3। अब करना क्या, अगर आपको ग्राफिकल मेथड याद होगा तो सारे पॉइंट्स को यहाँ लिख लेना है, 0 4, 2 0, 2/3, 1/3, और यहाँ पर फंक्शन को लिख लेना है, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 11/27। सबकी वैल्यू निकालनी है, देन कंपेयर करना है। सपोज करो अगर इस पे आ गया मिनिमम, हम कहेंगे ये मिनिमम है। समझ में आ गई बात, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, वो आपको चेक करना पड़ेगा वैल्यूज को पुट कर करके कि किस पे मिनिमम आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसका ए पार्ट करते हैं हम लोग। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट पे। तो जरा देखिए 11 के ए पार्ट में क्या है। 11 के ए पार्ट में है अ मैट्रिक्स P इज सेड टू बी, अब सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, ध्यान देना, ये रहा सेक्शन सी। सेक्शन बी में 7 8 9 10 होता है, सेक्शन सी में 11 12 13 होता है। मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब होता है जब उसका ट्रांसपोज और उसका खुद का प्रोडक्ट वन आ जाए। प्रूव दैट अननेसेसरी कंडीशन फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज दैट एनी टू डिफरेंट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ये हमें शो करना है, ठीक है, बिल्कुल शो कर सकते हैं। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है P डैश P इज इक्वल टू आई। तो अगर P में मान लो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, दिस इज P1, दिस इज P2 से लेकर के ये nth कॉलम है Pn। तो P डैश में क्या होगा, यही रो बन जाएगा ना, P1, ये बन जाएगा P2, ये बन जाएगा Pn। जब आप मल्टीप्लाई करोगे P डैश P इज इक्वल टू आई करोगे, तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम यानी P1 P1, फिर यहाँ पर आ जाएगा P1 P2, फिर आ जाएगा, ये वेक्टर है, वेक्टर का प्रोडक्ट है, P1 P3 लाइक दिस वे, फिर यहाँ पर आ जाएगा P2 P2, इस तरीके से Pn Pn, यहाँ पर आ जाएगा P2 P1, सो ऑन Pn P1, इस तरीके से आएगा। और ये अगर आइडेंटिटी है 0 1 से लेकर के 0, फिर लास्ट में 0 0 0 से लेकर के 1, इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, कि ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, और बाकी सब 0 है, बाकी सब 0 है। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है कि पी आई का ट्रांसपोज टू पी जे इज इक्वल टू 1 अगर आई और जे दोनों सेम है, 1 1 2 2, अगर आई और जे सेम है Pn Pn तो वो 1 होगा। यानी ईच, इसका मतलब है कि ईच कॉलम नॉर्म इज 1, मतलब सब का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आएगा, यानी वो यूनिट वेक्टर है। और 0 हो जाएगा, बाकी सारे 0 अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी डिफरेंट कॉलम का, डिफरेंट कॉलम्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। का मतलब है डिफरेंट कॉलम्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। समझ में आई बात, तो यही तो प्रूव करना था ना शायद, कि कॉलम जो होते हैं
condition for an orthogonal matrix is that two different columns of this matrix are orthogonal. ये आ गया. तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि हमने क्लास में ना किए हों, कुछ मैट्रिक्स से कभी कभी एक दो दे देता है, लेकिन आप ट्राई करोगे ना तो हो सकता है कि दिमाग में आइडिया क्लिक कर जाए. खाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो लिख करके कुछ ना कुछ तो करके आना ही आना है. तो ये था हमारा 11 का ए. नाउ कमिंग टू 11 का बी. 11 के बी में 11 के बी में 11 के बी में find the values of k for which the following system of equation has a unique solution, no solution or infinite many solution. मतलब तीनों केस का हमें डिस्कस करना है. तो पहले तीनों को लिख दो. 2x प्लस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2. 4x प्लस 2ky प्लस के जेड इज इक्वल टू 4. x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6. जब इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा 2 4 1 k2 k2 1 k3 और इधर आ जाएगा 2 4 6 2 4 6. देखो ना 1 नीचे में है, अगर 1 ऊपर रहता तो ज़्यादा मज़ा आता. 1 को ऊपर लेते जाते हैं क्योंकि ये पिवट पोजीशन होता है ना, यहाँ पर 1 रहना चाहिए. तो R1 को इंटर नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 1 2 3 6. फिर यहाँ पर तो सेम ही है 2k 4. यहाँ पर आ गया 2k 1 2. अब हम लोग R2 में डाल देंगे R2 माइनस 4R1 और साथ ही साथ R3 में डाल देंगे R3 माइनस 2R1. यह आ जाएगा 1 2 3 डॉट 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 6. 4 माइनस 4 0. इधर आ जाएगा 2k माइनस 8 k माइनस 12 और इधर आ जाएगा माइनस 20. इधर आ जाएगा 0 k माइनस 4 और फिर माइनस 5 और इधर आ जाएगा माइनस 10. ठीक है, अब इसको 0 करना है. गौर से देखो तो दिस इज 2 इंटू के माइनस 4. ध्यान दे रहे हो, ये जो है ये है 2 इंटू के माइनस 4. तो इसी का तो ट्वाइस है ना थर्ड रो वाले का. तो R3 में पुट कर देंगे 2R3 माइनस R2 तो ये अपने आप 0 हो जाएगा. 1 2 3 डॉट 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 6 0 2 इंटू के माइनस 4 के प्लस 2 माइनस देखिए माइनस 12 है, वो प्लस नहीं है, माइनस 12. दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज माइनस के प्लस 2 दिस इज 0. ठीक है, अब ध्यान से देखो इक्वेशन हमारा बनेगा, सब कुछ लास्ट वाले से डिसाइड होता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन आने वाला है. तो इसको ऐसे बना दो ना, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6. 2 इंटू के माइनस 4y प्लस के माइनस 12 इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस के प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0. तो अब अगर ध्यान से सुनना, केस 1 अगर माइनस के प्लस 2 जो है ये 0 हो गया, देन 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है. देन जेड में बी एनी वैल्यू, जेड में भी एनी वैल्यू. एनी वैल्यू का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एनी वैल्यू का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया. यानी k इज इक्वल टू 2 के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. अब केस 2 अगर माइनस के प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है, देन z इज इक्वल टू 0. अब z अगर 0 है तो फिर यहाँ पे पुट कर दो, z 0 है तो 2 इंटू के माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20. अब इस पे कंडीशन लग जाएगा, अगर k माइनस 4 अगर 0 है देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि माइनस 20 बाई 0 तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं ना. सो अगर k इज इक्वल टू 4 है देन यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. देन यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो गया, ध्यान से सुनना, k इज इक्वल टू 4.
and k is not equal to 2 also. k is not equal to 2. So that is यूनिक सॉल्यूशन के लिए आ गया k जो है वो 2 नहीं हो और k 4 ही होनी चाहिए, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट के लिए आ गया कि k 4 हो जाएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. if k is equal to 4 then solution doesn't exist. and if k is not equal to 4 ना, तभी तो -20 by something होगा कांस्टेंट. समझ में आ गई बात. और इधर है अगर k is equal to 2 आ गया then इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो ये हो गया हमारा 11. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. थोड़ा ध्यान से सोचना, इस वीडियो को बार बार 2-3 बार करके देखना है कि मैम ने क्या किया है. सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट के लिए एक के अंदर में, इसके अंदर में भी दूसरा कंडीशन लगा क्योंकि दो दो जगह थे ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दोनों के तरीके से डिसाइड करना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट. अब देखते हैं जरा 12 में क्या है. The population function of a firm is x to the power a, y to the power b. Its current level of input is x is equal to 25, y is equal to 100. ठीक है. Currently ये सब आप अपने नोटबुक में लिख लो. Currently a is equal to b is equal to 0.5. अभी दोनों a और b दोनों है 0.5 0.5. The firm adopts a new technology that changes b to 0.504. मतलब b में इंक्रीमेंट हुआ है, b की नई वैल्यू आ गई with no change in a. ए में कोई चेंज नहीं है. ये सारे इंफॉर्मेशन को लिखेंगे अभी हम लोग. Estimate the input combination which will keep the total output the same and sum of inputs the same. Use the following system of equation. A ln x plus b ln y is equal to ln z and x plus y is equal to 25. देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या. इस क्वेश्चन में है कि एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी. ठीक है. और करंट जो लेवल है प्रोडक्शन का वो है x इज इक्वल टू 25 यूनिट और y इज इक्वल टू 100 यूनिट. और इनके साथ मजबूरी है कि इन्हें मेंटेन करना है कि x प्लस वाई जो है ना वो 125 से ज़्यादा या डिफरेंट नहीं कर सकते, 125 रखना ही रखना है. तो x 25 और y 100 या फिर x 20 और y 105, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. अब b की नई वैल्यू आ गई है. चेंज इन b कितना आ गया 0.504 माइनस 0.5 तो 0.004. और a की वैल्यू भी करंट दे रखी है 0.5 और b की वैल्यू भी दे रखी है 0.5 और इन्होंने कहा है कि a में कोई चेंज नहीं हुआ है. तो अब इन्होंने एक इक्वेशन में हेल्प कर दिया कि इसको लॉग लेकर के करोगे तो आसानी होगा. वैसे नहीं भी देते तो भी हम लोग खुद से भी तो लॉग ले ही सकते थे ना. तो a ln x प्लस b ln y इज इक्वल टू ln z, एक इक्वेशन ये है. और एक है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 125. अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करो डिफरेंशियल से. ये आ जाएगा a, फिर आ जाएगा dx बाई एक्स प्लस b dy बाई y इज इक्वल टू dz बाई z. इधर आ जाएगा dx प्लस dy इज इक्वल टू 0. अब देखो जो भी करंट की वैल्यूज दी हुई है वो सब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे. a की वैल्यू दी हुई है 0.5, x की वैल्यू दी हुई है 25, x दिया हुआ है ना 25 और y है 100 और a और b दोनों 0.5 बस वही पुट कर रहे हैं इंटू dx और 0.5 इंटू dy. y की जगह पे कितना है 100. यहाँ से देखो ना dy की वैल्यू कितनी हो गई माइनस dx, तो इसी को पुट कर रहे हैं कहाँ, यहाँ. तो यहाँ पर पुट करेंगे तो dy की जगह पे माइनस dx आ जाएगा इज इक्वल टू dz बाई z. अब z नहीं है हमारे पास तो z देखो ना z यहाँ से निकल आएगा. z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a y टू द पावर b. तो ये आ जाएगा 25 टू द पावर 0.5, 100 टू द पावर 0.05 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी कि 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50. तो dz बाई क्या डाल देंगे, z की वैल्यू 50. तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, 25 से 4 गया, 0.5 कॉमन ले लिए, 100 आ गया
4 dx माइनस dx इक्वल टू dz बाई 50। तो 50 से गया 2, ये आ गया 3 dx इज इक्वल टू dz बाई 0.5। ये ऊपर जाएगा 10, 5 से 2, यानी 3 dx इज इक्वल टू 2 dz। 2 dz यानी dx इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया ना, 52 जा 2 को कहीं ले ही नहीं गए, 3 dx उधर 2 भी तो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा, 4/3 इंटू dz। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि b में चेंज हुआ है, ठीक है, b में चेंज हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ओल्ड z हमारा कितना था, 50 था, न्यू z कितना हो जाएगा, z है x टू द पावर a यानी कि 25 टू द पावर a 0.5, y इज हाउ मच 100 टू द पावर, ये बदल गया 0.504। तो पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 100 टू द पावर 0.504। पूरा सॉल्व वॉल्व होकर के ये आ जाएगा 0.92, नहीं, ये आ जाएगा 50.9295। तो चेंज इन जेड कितना हो जाएगा, न्यू जेड माइनस ओल्ड जेड, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 50 को, तो 0.9295 बचेगा। तो dx की वैल्यू भी आ गई, dx इज इक्वल टू 4/3 0.9295, कितना आ गया, 4/3 कर दिए तो 1.239, ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है यानी x न्यू x इज इक्वल टू x प्लस dx हो जाएगा, x था 25 प्लस 1.239, तो ये हो गया 26.239, और x प्लस वाई को मेंटेन करना था 125, y की न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 26.239 इक्वल टू 98.7605। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते थे कि dy इज इक्वल टू था माइनस dx, तो dy में आ जाएगा माइनस 1.239, माइनस करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, क्लियर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है डिफरेंशियल के लिए, तभी समझ में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने दो दो पूछ दिया है, इसलिए इस टाइप का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। अब 12 का बी देखते हैं क्या है। 12 का बी, इज दिस सम ऑफ टू होमोजीनियस फंक्शन नेसेसरली होमोजीनियस, तो इसका आंसर होगा बच्चे नो। कोई भी दो होमोजीनियस का सम जरूरी नहीं कि होमोजीनियस हो। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, सम को देखना है, प्रोडक्ट को चेक करना है, प्रूव और प्रोवाइड अ काउंटर एग्जाम्पल, और डिवाइड को नहीं देखना, मतलब दो ही है, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट का, दो को चेक करना है। चलो चेक करते हैं, तो ध्यान से सुनना। लेट f(x,y) हैज डिग्री m and gxy हैज डिग्री n। तो अब देखो जरा, पहला है सम के लिए hxy करेंगे fxy प्लस gxy, इसके अंदर में पास कराएंगे लैम्डा x, इसकी डिग्री चेक करने के लिए, तो ये आ जाएगा f लैम्डा x लैम्डा y प्लस g लैम्डा x लैम्डा y। अब इधर तो निकल जाएगा लैम्डा टू द पावर m f ऑफ एक्स वाई, इधर निकल जाएगा लैम्डा टू द पावर n g ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू द पावर समथिंग k एंड एफ एक्स वाई, कोई कॉमन नहीं निकला, अलग अलग है ना, तो नॉट नेसेसरली होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस तभी होगा जब दोनों की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। अब प्रोडक्ट में देखें तो लेट एच एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इंटू जी एक्स वाई। अब अगर इसमें पास कराएंगे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को, तो यह आ जाएगा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इंटू जी लैम्डा एक्स लैम्डा वाई।
ये आ जाएगा लैम्डा टू द पावर m एफ एक्स वाई, ये आ जाएगा लैम्डा टू द पावर n जी एक्स वाई। अगर दोनों को कर लें, कंबाइन कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट में है। इस बार फायदा क्यों हुआ हमें? क्योंकि सब कुछ प्रोडक्ट में है, तो इसकी डिग्री आ गई ना m प्लस एन। वापस देखो तो m प्लस एन, और ये क्या है, प्रोडक्ट वाले को हमने क्या माना था, एच एक्स वाई, तो वापस घूम फिर करके एच एक्स वाई पे आ गए। सो यस, प्रोडक्ट हमेशा होमोजीनियस होगा। यस होमोजीनियस, और डिग्री कितनी होगी, दोनों का सम होगा। डिग्री जो होगी वो दोनों के डिग्री का सम होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ए पे। ये ये रहा, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स क्यू अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दिस वन। 8k टू द पावर हाफ है, l टू द पावर 1/4 है, वो साथ में नहीं है, पावर में है। वेयर k एंड l आर कैपिटल एंड लेबर रिस्पेक्टिवली, गिवन द यूनिटरी प्राइसेस ऑफ ₹5 and ₹2 and ₹10 for inputs, ₹5 for output, ₹2 and 10 for input, फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ केयर। मतलब आउटपुट का प्राइस p है, रेवेन्यू के लिए प्राइस p इस्तेमाल होगा, कॉस्ट के लिए 2 और l यूज होगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट पाई। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। 13 के ए में क्यू के एल कितना दिया हुआ है, 8k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4। रेवेन्यू के लिए कौन सा प्राइस यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे, और क्वांटिटी यानी कि ये हो गया 40, k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4। पाई कितना हो गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 40k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4 माइनस कॉस्ट। कॉस्ट तो k और l का है, कैपिटल और लेबर का, और दोनों का प्राइस दे रखा है, -2k माइनस 10l। अब फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट पाई के डैश 0 होना चाहिए और पाई l डैश भी 0 होना चाहिए। तो पाई के डैश 0 करेंगे तो 40 इंटू 1/2 k टू द पावर माइनस हाफ l टू द पावर 1/4 -2 इज इक्वल टू 0। 2 से गया 20 l टू द पावर 1/4 बाई k टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 2, 2 से गया 10, तो ये आ गया l टू द पावर 1/4 बाई k टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/10। k to the power 1/2 is equal to 10 l to the power 1/4. This is our first equation. अब पाई एल डैश 0 करेंगे तो 40 इंटू 1/4 l to the power 1/4 माइनस 3/4 k to the power हाफ माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 से ये गया 4 टाइम्स और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया k to the power हाफ बाई l to the power 3/4 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, k टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 10 l टू द पावर 1/4 पुट करेंगे तो 10 l टू द पावर 1/4 बाई l टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 1। 3/4 बड़ा है तो 10 बाई l टू द पावर कितना बच जाएगा, 2/4, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1। 1/2 बचेगा या कितना? हाँ जी बच्चे, ध्यान से देखो तो, 3/4 में से 1/4 गया तो 2/4 बचा, 1/2 हो गया। तो √10 इज इक्वल टू √l, l इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। अब जब l इज इक्वल टू 100 आ गया तो k की वैल्यू भी निकाल लो ना, k कितना है, इसी से निकाल लो। चलो, k इज इक्वल टू k टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 10 l टू द पावर 1/4, k इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड आएगा तो l टू द पावर 2/4 यानी कि 1/2, तो 100 इंटू 100 का पावर 1/2, इस l को यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। तो l इज इक्वल टू आ गया 100, k इज इक्वल टू आ गया 1000, दोनों की वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यही पूछा था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए तो आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लो आप। मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट एक का एक्सप्रेशन का है, ये है, इसी में k और l को पुट कर दोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ जाएगा। 40k टू द पावर हाफ, 40k टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4, और फिर -2k माइनस 10l, -2k माइनस 10l, तो 40
k टू द पावर हाफ यानी 1000 टू द पावर हाफ l टू द पावर 1/4 माइनस 2 इंटू 1000 माइनस 10 इंटू 100 10 इंटू 100 अपना इसका पूरा निकाल लोगे, अपना सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, अब बी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं जरा उसमें है क्या। हाँ, ये रहा। By drawing diagrams or by making precise algebraic arguments, determine whether the following set is convex. Set है pair of x and y such that xy is greater than equal to 1. So simple. Set कैसा है? एक्स वाई का पेयर है सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ना, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x। 1/x का आपको ग्राफ बनाने आता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है। अब y जो है वो बड़ा है 1/x से, 1/x से y क्या है, बड़ा है, तो y इस साइड का हो जाएगा, आउटसाइड का रीजन आ जाएगा ना, और फिर इस साइड का हो जाएगा। एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो देख लो, इधर है -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 -1, तो -1 से बड़ा चाहिए हमें। अब इस क्वाड्रेंट में क्या चलेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, लेकिन है तो दोनों नेगेटिव ना, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में y इज लेस देन इक्वल टू 1/mod x। समझ में आई बात? क्योंकि y जो है वो हमारा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव होते हैं ना इसमें, तो इसलिए मॉड y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/mod x होगा, इसलिए नीचे का लिया, और इधर तो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इधर वैसे ही चलेगा। अब इस रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये तो खुद में एक कॉन्वेक्स है, ये भी खुद में एक कॉन्वेक्स है, लेकिन जो सेट बोला है, अगर एक पॉइंट हम यहाँ ले ले a, एक पॉइंट ले ले यहाँ b, दोनों को ज्वाइन करते हैं तो कुछ पोर्शन जो है वो तो आउटसाइड द रीजन आ गया ना, तो नॉट कॉन्वेक्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता इफ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन हमारा कॉन्वेक्स होता, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया है, सो वी आर फ्री टू टेक नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। उस केस में ये कॉन्वेक्स नहीं माना जाएगा, आप लॉजिक के साथ लिखोगे। समझ में आई बात? ये हो गया। तो बच्चे इसके साथ ही हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट होता है। आप जितना भी 10 ईयर देख लोगे अच्छा ही होगा आपके लिए, और पता चलेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है ना, मुझे लगता है कि क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो कम होता चला जा रहा है। कुछ थ्योरेटिकल भी अब देने लगे हैं, डेफिनेशन वगैरह भी पूछ रहा था, व्हाट इज़ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल कि बिल्कुल अजीब सा ही दे देंगे थ्योरेटिकल, आप बना करके भी लिख सकते हो और वो भी सही ही होगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपने पेपर की। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और मैंने आपसे कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि लास्ट में आपको बताएंगे कुछ टिप्स। तो टिप्स ये है कि जब भी आप पेपर करें तो पेपर में क्वेश्चन का ए और बी दोनों देखें, ए और बी दोनों देखें, फिर आप पेयर को चूज करें कौन सा मुझे करना है, और उस क्वेश्चन को सबसे पहले करें अटेम्प्ट फर्स्ट, जो बेस्ट हो आपका, जो बेस्ट हो, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन ही बन जाए आपका एग्जामिनर में कि हाँ बच्चा तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, बड़ा बढ़िया लिखा है इसने, और खूब बढ़िया से सजा करके शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन को लिखा करो। उसके बाद से अगर टाइम कम पड़ने लगे ना तो आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो लैंग्वेज, तो टीचर समझ जाएगा कि भाई इतने सारे क्वेश्चन करने हैं तो बच्चा को टाइम नहीं मिला होगा इसलिए लैंग्वेज को स्किप करने लगा है। लेकिन शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, इससे आपका बिल्कुल ये एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद से कोशिश करो कि ए और बी को साथ ही हमेशा रहेगा, हमेशा ऑलवेज टुगेदर। ये ऐसा नहीं कि 1 का ए अभी किया 1 का बी बाद में करो, उनको कंफ्यूज नहीं करना, ए और बी साथ साथ ही करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो लीव स्पेस, कोई बात नहीं, डीयू के पास बहुत फंडिंग आती है, एक्स्ट्रा शीट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेवर कट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को कभी काटो मत इफ़ कंफ्यूज्ड। हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है लेकिन वो आपको कुछ मार्क्स दिला सकता है,
तो कभी भी लिख करके बच्चों की आदत होती है कट कर देना फटाक से, फिर उतना लिखने में उनको टाइम लगेगा, फिर बाद में दिमाग खुलेगा अरे मैंने सही किया था यार, ओ शिट मैंने कट कर दिया। ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी आइडिया नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में उसमें ट्राई जरूर करना, और कभी कट नहीं करना है। और हमेशा बेस्ट को पहले अटेम्प्ट करो, ए और बी हमेशा साथ में होने चाहिए। और लैंग्वेज भरपूर होना चाहिए, पूरा फुल ऑफ स्टेप्स एंड फुल ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, और टीचर को कंफ्यूजन ना हो ढूंढने में कि क्या है क्या नहीं। सब कुछ आपको अच्छे से लिखना चाहिए, तो इस पे ना आपके 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो। तो तो आप ज़रूर मैसेज करके अपना फीडबैक ज़रूर देना अगर आप वीडियो देखते हो तो, कि आपको कैसा लगा। लास्ट का ये चीज़ ज़रूर आप इसके बारे में फीडबैक भी अलग से आप देना कि ये सजेशन कैसा था आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेमेस्टर विद अ न्यू MME 3 पेपर। और स्टैट्स तो नहीं होगा आपका, ठीक है, स्टैट्स 1 और स्टैट्स 2 में तो हो जाता है, फिर फोर्थ सेम में आपका आएगा इकोनोमेट्रिक्स, जो कि आप मेरे ही से पढ़ोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। टिल देन बाय 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 बाय।